प्रकार से हम लोगों ने अभी तक अलंकार पढ़ा, जिस प्रकार से हम लोगों ने अभी तक रस पढ़ा, अलंकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व, रस आनंद दिलाना, यानी हम कहें कि काव्य का प्राण तत्व। और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य गुण और शब्द शक्ति। काव्य गुण हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं, अब पढ़ने में हम क्या करते हैं, काव्य को गाते हैं। अभी वर्तमान समय की अगर बात छोड़ दें, यानी आधुनिक काव्य की अगर बात छोड़ दें, तो आधुनिक साहित्य में काव्य में कहीं ज्यादा बढ़ोतरी आ चुकी है। काव्य ना रहकर वो गद्य बन गया है, गद्य भी आ गया है, तो काव्य अलग हो जाता है, जैसे पद्य का रूप दिया गया है और दूसरा रूप हो जाता है गद्य का। तो उस चीज को छोड़ दें, अगर हम रीतिकाल के काव्य तक की बात करते हैं तो वो काव्य हमारा सारा गाया जाने वाला है, यानी इससे पहले जितना भी काव्य था वो सब गाया जाता था। तो उसी गाने की जो लयात्मकता वाला भाव जो होता है, उसी को हम काव्य गुण कहते हैं। इसी को हमें समझना है कि काव्य गुण किस तरह से, यानी आप जिस चीज को गा रहे हो, किसी को गाओगे बहुत प्यारे ढंग से, एकदम सॉफ्ट तरीके से, किसी चीज को गाओगे आप बहुत ज्यादा जोशीले अंदाज से, तो ये जो अंदाज है गाने का, वही आपका काव्य गुण के अंतर्गत आता है। और जब शब्द शक्ति की बात करेंगे, तो शब्द शक्ति का मतलब शब्द के पीछे जो अर्थ निकल रहा है उसकी क्या शक्ति है। अर्थ किसी भी शब्द में अलग अलग तरीके से, तो एक होता है शब्दार्थ जिसे कहते हैं, यानी जिस अर्थ के रूप में हमने वो अर्थ लिया है वही हो जाएगा। एक अर्थ होता है कि शब्द का अर्थ तो कुछ और है लेकिन हम भाव कुछ और ले रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर शब्द है शेर, अगर हम शेर शब्द के अर्थ की बात करते हैं तो जंगल में रहने वाला जो प्राणी है उसके पीछे का बोध वो है शेर, ठीक है। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलो अरे ये बड़ा ही शेर है, तो अब ऐसा तो नहीं कि उसके हाथ पैर में नाखून नाखून निकल रहे हैं और शेर जैसा है, कैसे का शेर है। अब जो इसने अर्थ लिया है शेर का, वो उसका अर्थ शाब्दिक नहीं है, वो उसका भावार्थ है, और भावार्थ उस शेर के गुण के जैसा है। मतलब शेर जैसे बहादुर होता है, वीर होता है, वैसा ही अर्थ वो उस व्यक्ति के लिए लिया जा रहा है। तो ऐसे ही देखना, जैसे हम बोलते हैं कि मान लो हमने कहा कि वहाँ वो देखो चांद खिला है, तो चांद शब्द हम ले रहे हैं जो हमें चांद दिख रहा है। अब मान लो कि अगर कोई लड़की है, बहुत सुंदर सी लड़की है, और हम कहें देखो उधर वहाँ चांद खिला है। अब वहाँ ऐसा तो नहीं कि चांद उतर के आ गया वहाँ चांद खिल गया, लेकिन हम क्या ले रहे हैं, चांद के जैसा सुंदर मुखड़ा है उसका, हम उससे उसका भाव ले रहे हैं। तो यही आपकी शब्द शक्ति। आप शब्दों का अर्थ कौन सा लेते हैं, आप बिल्कुल शब्दार्थ लेते हैं या उसका भावार्थ लेते हैं या कोई और अर्थ लेते हैं, वही जब हम उसकी ही चर्चा करते हैं तो वो शब्द शक्ति में आता है। ये जो टॉपिक है ये आपकी सभी परीक्षाओं में नहीं आता, नहीं पूछा जाता। ये जो आता है टॉपिक, ये एमपीएसआई की परीक्षा में आता है और ये अध्यापक वाली परीक्षाओं में आता है। अध्यापक वाली परीक्षा किसी भी स्टेट की हो सकती है, ठीक है, तो वो उसमें हम इनको पढ़ते हैं। एमपीएसआई में सीधा लिखा होता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा अगर एमपीएसआई की आप तैयारी कर रहे हैं। बाकी और जो आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वे छात्र बस इसको समझ लें और समझ कर छोड़ दें। आपकी परीक्षाओं में नहीं आता, आज तक तो नहीं आया, आगे भविष्य का पता नहीं क्या आ सके या नहीं आए। आपके टॉपिक में भी नहीं दिया होता, यानी जो सिलेबस होता है उसमें भी नहीं दिया होता। तो इसलिए हम इसे थोड़ा समझेंगे। आज लिखना कुछ नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है, बस छोटा सा है। काव्य गुण, सबसे पहले काव्य गुण की परिभाषा देखेंगे। किसी काव्य में प्रभावित होने वाले लयात्मक भाव को काव्य गुण कहते हैं। अब इसके कुछ पॉइंट हमें ध्यान देने हैं जो परीक्षा में जो के जो पूछ लिए जाते हैं। जैसे काव्य गुण कविता में प्रभावशीलता व सक्रियता लाता है, और सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं। पहला पॉइंट हमारे सामने दिया है कि इसके प्रवर्तक आचार्य वामन को माना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि काव्य गुण के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो आचार्य वामन ने बताया है, तथा इन्होंने काव्य गुणों को दो भागों में बांटते हुए इनकी संख्या 20 बताई है। इनकी संख्या आचार्य वामन ने इनकी संख्या कितनी बताई है, 20 बताई है। शब्द गुण 10 और अर्थ गुण 10, ठीक है, इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, आपकी परीक्षा में ऐसे ही पूछा जा सकता है कि आचार्य वामन ने कितनी संख्या बताई है, कौन सा कितना, इस तरह से। भरत मुनि ने काव्य गुणों की संख्या 10 बताई, इन्होंने अपने अनुसार 10 बताया। और उसके बाद रुद्र दामन, भामह, आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 3 होती है। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जितना जितना हम साहित्य की तरफ चले जाते हैं, एक बार को हम व्याकरण को देखें तो व्याकरण में तो सब लोग फिर भी एक जैसी चीजें बता देते हैं, लेकिन साहित्य की चीजों की तरफ जाते हैं तो सबके विचार अपने अपने अलग अलग होते हैं। जिसको जैसे दिखता है, जैसा उसने महसूस किया होता है, वो वैसा ही उसका वर्णन करता है। तो आपकी परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वो किसी व्यक्ति का नाम लेके और उसके अनुसार पूछा जाता है, तो आपको जो उत्तर देना है उसी के अनुसार याद करना है, उसी के अनुसार उत्तर देना है। तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम लिया जाएगा, नाम लेके आपसे पूछा जाएगा। इसी तरह से आचार्य मम्मट के अनुसार रीति काव्य गुणों की संख्या 3 बताई गई है, और कौन कौन सा, वैदर्भी, गौणी और पांचाली। इस तरह से आचार्य दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 मानी गई है। आचार्य भोज ने काव्य गुणों की संख्या 24 बताई है। तो आपसे जो पूछा जाता है, इनका नाम लेके पूछा जाता है, इसने कितनी बताई है, इसने कितनी बताई है। तो जब भी आपको याद करना होगा, ये फैक्ट एक फैक्ट की तरह से याद करना होगा। अब इसके बाद हिंदी साहित्य के अनुसार हिंदी काव्य के 3 प्रमुख काव्य गुण माने गए हैं। अब ये तो सबने अपने अपने अनुसार बता दी। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं काव्य गुण, इस काव्य गुण में हम इनको 3 प्रकार से पढ़ने वाले हैं, और 3 प्रकार से जो वो है, ये बहुत सारे लोगों ने मिलकर बताया कि इतनी तरह से बताने का मतलब नहीं है, इनको 3 भागों में बांटा जा सकता है, 3 तरीके से हम बता सकते हैं। तो जो सर्वमत बहुत सारे लोगों ने मिलकर जिस चीज को डिसाइड किया वो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हम, यानी हिंदी साहित्य के अंदर उन्होंने इस चीज को दिया, काव्य गुण शब्द या काव्य शब्द गुण, ये हम 3 प्रकार के मानते हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। ये 3 तरह के हमने गुण मान लिए। तो सबसे पहले, अच्छा लिखना तो है इसमें, ये तो मुझे पहले से याद था कि लिखना नहीं है, तो लिखना तो पड़ेगा ही आप लोगों को। तो शुरू करना वो शायद इसलिए किया होगा क्योंकि जैसे अगर मैं इसे बताती हूँ तो थोड़ा सा ये होता है ना कि आप लोग इंटरेस्ट नहीं लेते इस चीज में कि हमारी तो परीक्षा में आ नहीं रहा, तो फिर यहाँ पे सोने लगता है, तो सोए ना, इसके लिए मैंने इसको छोड़ दिया है लिखने के ऊपर है। चलो तो लिखते हैं इसमें। सबसे पहले लिखिए माधुर्य गुण के अंदर परिभाषा, मधुरता के भाव को माधुर्य गुण कहते हैं। मधुरता के भाव को माधुर्य गुण कहते हैं। जिस काव्य के श्रवण से, अब कहते हैं के बाद पूर्ण विराम लगा के लिखना, जिस काव्य के श्रवण से आत्मा, श्रवण मतलब सुनना, ठीक है, जिस काव्य के श्रवण से आत्मा द्रवित हो जाए, जिस काव्य के श्रवण से आत्मा द्रवित हो जाए, मन आनंदित हो जाए और कानों में मधुरता घुल जाए, वह काव्य माधुर्य गुण से युक्त होता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए इसमें। यह गुण विशेष रूप से, हाँ जगह नहीं है, एक लाइन छोटी सी है बस लास्ट में।
यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत, करुण रस। यह गुण विशेष रूप से श्रृंगार, शांत, करुण रस में पाया जाता है। ठीक है, शांत रस, करुण रस और श्रृंगार रस में अगर आपको देखने को मिले तो क्या होगा? माधुर्य गुण। अब देखो इसको ऐसे समझ लेना जी। हाँ, माधुर्य वर्ग हमने तक लिए बोला था ना, क्या पूछना चाह रहे हो आप? हाँ, पढ़ा था हमने अलंकार में। वर्ण होता है वर्ग, त वर्ग को माधुर्य वर्ग कहते हैं, उसके त थ द ध न ये वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो देखो जब अगर आपको मान लो किसी पंक्ति में माधुर्य गुण खोजने के लिए आ जाए, पंक्ति में आप ना रस पता कर लेना किस पंक्ति में कौन सा रस है। श्रृंगार रस होता है, करुण रस होता है, शांत रस होता है, तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें माधुर्य गुण है। ठीक है, इसके बाद माधुर्य गुण की कुछ विशेषताएं आपकी जब परीक्षा में आते हैं प्रश्न, तो ये विशेषता जो है इनसे कुछ प्रश्न आ जाते हैं, पूछ लिया जाता है कि माधुर्य गुण की रचनाओं में कठोर वर्ण यानी ट वर्ग नहीं होना चाहिए। अब ये बताया गया ये जो विशेषताएं हैं उनके लिए हैं जो कविता करते हैं कि जब आप अगर कविता करने लगो तो आप उसमें माधुर्य गुण को लाना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज नहीं करनी है और क्या क्या चीज करनी है ये बताया जाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि माधुर्य गुण में कौन सा वर्ग नहीं होता, तो ट वर्ग नहीं मिलेगा आपको। जिस भी पंक्ति के अंदर माधुर्य गुण पाया जाएगा उसमें ट वर्ग के वर्ण नहीं होंगे। अनुनासिक वर्णों से युक्त संयुक्त दीर्घाक्षर नहीं होना चाहिए। अब संयुक्त दीर्घाक्षर का मतलब क्या है? संयुक्त अक्षर के बारे में आपने पढ़ा है ना, जैसे मान लो हम संयुक्त अक्षर पढ़े, जैसे शब्द है हमारा सत्य, जैसे शब्द है कर्म, ये शब्द हमारे क्या है? एक तरीके से एक संयुक्त अक्षर है, तो इन शब्दों का अभाव होता है, मतलब ये न के बराबर होते हैं किसके अंदर? माधुर्य गुण के अंदर। ठीक है, इसके बाद दूसरा पॉइंट कहता है लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग वर्जित है। मतलब सामासिक पद जानते हैं ना, जैसे हम समास में जितने भी पद आते हैं समास के अंदर, उन ज्यादा बड़े बड़े या बहुत अधिक मात्रा में उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। वर्जित का मतलब नहीं करना है। आगे पॉइंट कहता है कोमल कांत मृदु पदावली यानी क वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ये जो ज है, च जो वर्ण होता है उसमें से ज निकाल लिया है। अधिकतर आपको इन्हीं में से देखने को मिलता है, इन्हीं वर्णों का प्रयोग देखने को मिलता है किसके अंदर? जिसके अंदर हम माधुर्य गुण का उत्पत्ति करते हैं, माधुर्य गुण की उत्पत्ति कर रहे हैं उन पंक्तियों के अंदर, तो ये आपको देखने को मिलेगा। अब ये वाली सारी चीजें जो आप देखेंगे, वर्तमान समय की अगर लेखक की बात करें या कवि की बात करें, वर्तमान का समय का जो कवि है वो इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता है। वो हो गया है मुक्तक छंद, उसने बना लिया मुक्तक, सारे नियम कायदे कानून सब से मुक्त हो चुका है। और इसीलिए आप देखेंगे कि वर्तमान समय के संगीत में या वर्तमान समय की कविताओं और इन सारी चीजों में आपको इतना आनंद नहीं मिलता जितना एक समय पहले की चीजों को जब आप पढ़ते हैं उसमें आपको आनंद मिलता है। क्योंकि लोगों ने चीजों को जो इसको आनंदित करती थी उन चीजों पर ध्यान देना बंद कर दिया, बस अपनी बात उठाई ऐसी कर दी। जैसे आजकल आपने अगर आपको गाने जो होते हैं उन गानों में कौन सा गाना सुनना पसंद है? आजकल के या पुराने गाने? जब आप आजकल के गाने सुनते हैं और आजकल के गाने के साथ जब आप अगर पुराने गाने सुनते हैं तो आपको जो आनंद आता है वो पुराने गानों में आता है। पुराने गानों में बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता था। आजकल क्या हो गया? आजकल कोई भी लाइन एक उठाते हैं, ये भी नहीं पता होता है कि सुर लय ताल कहाँ जा रही है। जो रैप आजकल चल रहे हैं, समझ रहे हैं ना, बस एक ही धुन, सब जिसको देखो वही दो चार पंक्तियां लिख के क्या कर रहा है? रैप गा रहा है। उसमें कोई आपको अलग से ना तो लय है ना कोई संगीत है, आप उसकी तर्ज पे कुछ और भी नहीं बना सकते। पहले गानों में अलग अलग चीजें बनती थी, तो वो चीज खत्म हो रही है। तो हम जो ये बात कर रहे हैं आज के संगीत से, आज की चीजों से, आज की पदावलियों से अगर आप जोड़ेंगे तो आपको वो सारी चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें हम उनकी बात कर रहे हैं जो हम किताबों में रखे हुए साहित्य में हम पढ़ते हैं, उनको देखते हैं, जो पुराना लिखा जा चुका है उनकी बात कर रहे हैं। अब इसके बाद दूसरा आता है हमारा ओज गुण। ओज गुण में लिखिए ओज गुण में जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह उत्पन्न हो, जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह उत्पन्न हो। उत्साह किसका स्थायी भाव था? वीर रस का। ठीक है, जिस काव्य को पढ़ने से मन में उत्साह उत्पन्न हो अथवा उत्तेजना पैदा हो, वहां ओज गुण पाया जाता है। वहां ओज गुण पाया जाता है। इस प्रकार का काव्य वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, इस प्रकार का काव्य वीर रस, रौद्र रस, अद्भुत रस आदि में देखने को मिलता है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ विशेषताएं क्या क्या है हमारी, वो यहाँ पर देखिए। इससे संबंधित विशेषताएं हमारी कह रही हैं इस प्रकार की रचनाओं में ट वर्ग का प्रयोग अधिक मिलता है। यानी जो आपको माधुर्य गुण में नहीं करने को कहा गया है वो इसमें करने को कहा जाएगा, और जो वहां पे करने को कहा गया है वो यहाँ नहीं करने को कहा जाएगा। तो ट वर्ग का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में मिलेगा। लंबे लंबे सामासिक पदों का प्रयोग आपको इसमें मिलता है देखने के लिए। दीर्घ संयुक्त अक्षर का होना आवश्यक होता है, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जिसमें अक्सर आपको देखने संयुक्त अक्षर मिलने देखने को। ठीक है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, जैसे उद्दंड राष्ट्र अमर राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली मुझको भाती नहीं ठिठोली। अब पंक्ति में इस तरह से यहाँ पे बात कही गई, मतलब एक आपको पंक्ति के अंदर अक्खड़पन दिखाई देगा, एक अड़िग हो जाना या दृढ़ता, उसे आप कह सकते हैं। तो जिन पंक्तियों के अंदर इस तरह की चीज होती है वहां पर ओज गुण होता है। यानी ओज गुण हमें वीर रस की कविताओं में, अद्भुत रस की कविताओं में या रौद्र रस की कविताओं में देखने को मिलता है। तो जब कभी अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इन पंक्तियों में कौन सा गुण है, तो आप रस पहचानेंगे और रस पहचान के गुण के बारे में बता देंगे कि कौन सा इसमें गुण आया है। अब आता है नंबर 3 प्रसाद गुण। प्रसाद गुण में लिखिए प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता। प्रसाद का गुण होता है प्रसन्नता अथवा निर्मलता। प्रसाद का अर्थ होता है प्रसन्नता या निर्मलता। पूर्ण विराम लगाइए। जिस काव्य को सुनने या पढ़ने से उसका अर्थ आसानी से हृदय पर छा जाए, वहां प्रसाद गुण माना जाता है। पूर्ण विराम लगा के लिखिए यह गुण
अधिकांशतः यह गुण अधिकांशतः सभी रसों में पाया जाता है। यह गुण अधिकांशतः सभी रसों में पाया जाता है। ठीक है, यह है आपका गुण। काव्य गुण 3 प्रकार का है, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। आप ये कह सकते हैं कि जो प्रसाद गुण है लगभग हर तरह का काव्य, जो भी काव्य आपका लगे कि हाँ इसे आप देख रहे हैं उसमें प्रसाद गुण देखने को मिलता है। जो काव्य हमारा, जिस काव्य के अंदर वीर रस, अद्भुत रस या रौद्र रस के वर्णन हो रहा है, वहां पर ओज गुण होता है। और उसके बाद बाकी जितने भी हमारे देखने को मिलेंगे उनमें हमारा माधुर्य गुण हो जाता है। माधुर्य गुण विशेषता किसमें होता है? श्रृंगार में होता है। श्रृंगार के बाद करुण में होता है और वात्सल्य में भी हो सकता है और शांत रस में भी होता है। ठीक है, माधुर्य गुण। अब इसके बाद आता है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति क्या होती है? शब्द शक्ति यानी शब्दों की शक्ति। शब्दों के अंदर जो शक्ति है उसके बारे में बोध होना ही हम यहाँ पे शब्द शक्ति की बात करते हैं। अब इसकी परिभाषा समझना। शब्दों के अर्थ का बोध कराने वाले अर्थ व्यापारों को शब्द शक्ति कहते हैं। अब ये अर्थ व्यापार का मतलब ही समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आपको। इसका मतलब है ये है, ऐसे समझिए कि शब्द के पीछे जो भाव निकल रहा है ना, हम जैसे शब्द को पुकार रहे हैं, हमने कोई भी शब्द पुकारा और जैसे ही हम उस शब्द को पुकारते हैं तो हमारे दिमाग में एक छवि उत्पन्न होकर आती है। तो वो जो छवि उत्पन्न जो हो रही है, किस शब्द पे आपके दिमाग में कौन सी छवि उत्पन्न हो रही है, उसी उत्पन्न होने वाली छवि को ही हम शब्द शक्ति का नाम देते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो मैंने अगर आपसे कहा सेब, अगर सेब कहा या मैंने कहा आम, तो आपके दिमाग में इसकी फोटो बनेगी। अगर मान लो कि मैंने अगर आपसे कहा शेर, मैंने कहा चीता, मैंने कहा बिल्ली, तो आपके दिमाग में फोटो बनती जा रही है हर किसी की। तो जब मैं इन शब्दों का नाम ले रही हूँ तो इनमें आपकी एक डायरेक्ट फोटो बन रही है। तो इसी तरह से जब हम किसी शब्द के बारे में बोलते हैं तो उस शब्द के पीछे जो अर्थ उत्पन्न होकर आ रहा है उसी को हम शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, चुपचाप बैठ जाओ और ये जो कोशिश हो रही है ना, इधर खिसका लो इसको अपनी सीट को, इधर बहुत सारी जगह है। बिल्कुल, हाँ एकदम, बस ये प्रेमिका और प्रेमी वाली हरकतें मत किया करो ऐसी रहती है तुम लोगों के बीच में, भाई हद है। ठीक है, मन में कुछ भी आता होगा और मैं कहती हूँ यहाँ से मुझे सब कोई दिखता है, आप थोड़ी सी भी हरकत करोगे ना तो मुझे सब साफ नजर आता है। मैं इग्नोर मारती हूँ वो एक अलग बात है, समझ गए? तो अपनी हरकतों पर थोड़ा सा ध्यान दिया करो। तो अब देखो, शब्द शक्ति हमारी 3 प्रकार की होती है। 3 भेद माने जाते हैं शब्द शक्ति के। अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तीनों क्या होता है एक एक करके इनको समझते हैं, पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने दिया है अभिधा शब्द शक्ति। लिखिए इसके बारे में, अभिधा शब्द शक्ति किसे कहते हैं? लिखो, जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ का, जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है, जिस शब्द शक्ति द्वारा मुख्य अर्थ का प्रत्यक्ष बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। पूर्ण विराम लगा दीजिए। देखिए कैसे समझना है आपको। यहाँ पे आपके सामने उदाहरण दिया है, आज कवि सम्मेलन में रस आ गया, और दूसरा वाक्य हमने देखा मोहन ने फलों का रस पिया। तो अब देखो, हम पहले वाले शब्द में, पहले वाले वाक्य की बात करें कि आज कवि सम्मेलन में रस आ गया, इस रस का क्या अर्थ है? आनंद। ठीक है, तो आज कवि सम्मेलन में आनंद आ गया, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें जो रस का अर्थ है वो क्या है? आनंद है। और मोहन ने फलों का रस पिया, तो इस रस का क्या अर्थ है? जूस। तो आपको यहाँ पे इसका ये 2 अर्थ निकल के आए। तो जो जैसा आपने वाक्य लिया उस वाक्य में आपको जो ये अर्थ निकल के आ रहा है पीछे, इसका मतलब जूस और इसका मतलब आनंद, तो यह है इसकी सीधी सीधी शब्द शक्ति, मतलब जिसे आपने प्रत्यक्ष रूप कहा है, क्योंकि रस के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है आनंद और एक होता है जूस। तो जिस अर्थ में ये होता है शब्द, वही अर्थ यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो जब कोई शब्द उसी अर्थ में प्रयोग होता है जो उसका अर्थ होता है, तो वहां पर शब्द शक्ति का कौन सा प्रकार देखने को मिलता है? अभिधा। ठीक है, कौन सा मिलता है? पता नहीं क्या सोच रहे हो, वो शब्द शक्ति कौन सी होती है? अभिधा शब्द शक्ति होती है। ठीक है, आपको यहाँ पर लिख दिया है ताकि कल को जब आप दोबारा रिवीजन करें तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा बात करते हैं। दूसरी है लक्षणा शब्द शक्ति। लक्षणा शब्द शक्ति हमारी क्या होती है? लिखिए इसमें परिभाषा, लिखिए, जिस शब्द शक्ति द्वारा शब्द का मुख्य अर्थ न लेकर, जिस शब्द शक्ति द्वारा शब्द का मुख्य अर्थ न लेकर अन्य दूसरा अर्थ ब्रैकेट में लिखिए, उसके लक्षणों पर आधारित, उसके लक्षणों पर आधारित, उसके लक्षणों पर आधारित ब्रैकेट बंद, दूसरा अर्थ लिया जाता है, उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। उसे लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। देखो, आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। लक्षणा, लक्षण शब्द से हम याद रख सकते हैं लक्षण। जिस शब्द से उसकी तुलना हो रही है, हम जिस शब्द के बारे में दिखा रहे हैं, उसके लक्षणों पर आधारित जो उसका भाव लिया जाएगा, उसी शब्द शक्ति को हम लक्षणा शब्द शक्ति कहते हैं। जैसे देखो, उदाहरण दिया है, वाक्य है नायिका का मुख कमल के समान है। तो यहाँ पर जो कमल शब्द है, इसका भाव क्या है? क्या समझते हैं हम? सुंदरता से। अब ऐसा तो नहीं कि जैसे कमल की पंखुड़ियां बस ऐसा ही, इसका मुख ऐसा है, मतलब ना पता नहीं चल रहा है ना कहाँ है कहाँ है, कैसा है, बस मुख कैसा कमल के जैसा, ऐसा तो नहीं है ना। कमल तो एक अलग फूल है। तो कमल एक सुंदर फूल होता है, तो उसका जो लक्षण है सुंदर होना, उसको उसका अर्थ लिया गया है यहाँ पर कि नायिका का मुख कैसा है? कमल के समान है। तो मतलब कमल का यहाँ अर्थ सुंदरता से है। तो जब सुंदरता से लिया गया तो इसके अंदर क्या होगा? लक्षणा शब्द शक्ति, यानी यहाँ पे क्या होगी? लक्षणा शब्द शक्ति होगी, क्योंकि कमल का जो लक्षण होता है उसका भाव लिया गया है। दूसरा उदाहरण दिया, हमारे देश के जवान युद्ध में सिंह की भांति डटकर खड़े रहते हैं। तो सिंह की भांति डटकर खड़े रहना मतलब यहाँ पे सिंह का जो अर्थ है वो क्या है? उसी जानवर से है जैसा वो होता है, उसके साहस से है, उसकी वीरता
निडरता से है, उसके धैर्य से है कि यानी जो हमारे जवान हैं वो युद्ध में साहस के साथ खड़े रहते हैं, धैर्य के साथ खड़े रहते हैं। तो यहाँ जो शेर का अर्थ है, यहाँ शेर का अर्थ मतलब ये नहीं है कि हम इनको जानवर बना रहे हैं, यहाँ शेर का मतलब है कि शेर की भांति निडर खड़े होना। तो यहाँ जो अर्थ लिया जा रहा है वो निडरता से लिया जा रहा है। जिस तरह से शेर किसी से नहीं डरता उस तरह से हमारे जवान भी नहीं डरते हैं। तो यहाँ इस शब्द का अर्थ लिया गया है इसके लक्षण से। तो यहाँ शब्द की कौन सी शक्ति का प्रयोग हो रहा है? लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। ठीक है, यहाँ पे आपको ये लिख दिया गया उदाहरण के साथ। जब कल को आप अभ्यास करेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या बताया गया था। ठीक है, अब इसके बाद है व्यंजना शब्द शक्ति। व्यंजना शब्द शक्ति में लिखिए, जब किसी शब्द शक्ति के द्वारा जब शब्द शक्ति के द्वारा उसके मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ, जब शब्द शक्ति के द्वारा उसके मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ से भिन्न अन्य किसी दूसरी बात की ओर बोध होता है, अन्य किसी दूसरी बात की ओर बोध होता है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे उदाहरण में आपको एक बात समझनी है। उदाहरण तो लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, बाकी आपको समझना है कि व्यंजना शब्द शक्ति का मतलब क्या होता है। जैसे आप कोई बात है और उसको किसी व्यक्ति से सीधे सीधे नहीं कह सकते, आप उसको ये नहीं कहना चाहते कि कोई भी चीज़ आपको लगता है अगर सीधे सीधे कहोगे तो वो बुरा मान जाएगा, तो आप किसी दूसरे तरीके से उसको बताते हो। जैसे मान लीजिए कि आपके घर कोई मेहमान आ गया और वो इतना ज़्यादा चिपकू मेहमान है कि उठ ही नहीं रहा, बैठ गया, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया। आज संडे, आज आपने संडे लिया था अपने घर वालों के साथ बिताने के लिए, अपने बीवी बच्चों के साथ बिताने के लिए। अब ये टाइम खाई जा रहा है, उठ ही नहीं रहा, तो क्या कहोगे आप? अरे तो नहीं कहोगे कि भाई तू जा, ऐसे कर तो बुरा मान जाएगा, आपको डर है। और फिर मेहमान नवाजी का ये नियम भी नहीं कहता कैसे कहना है, तो आप उसको बोलोगे ऐसे। जब वो सामने बैठा होगा तो आप घड़ी देखोगे, अरे 11:30 बज गए, अरे 1 बजे तो मेरी मीटिंग है, मुझे तो अभी निकलना पड़ेगा। अब आप ये क्या कह रहे हो? आप ये कह रहे हो कि भाई अब तो उठ ले यहाँ से, मुझे अभी निकलना है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा कि ये कह रहा है कि मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, इसे भी अपना काम करना है, जाना है। तो समझदार व्यक्ति तो निकल लेगा। अब मान लो अगर ढीठ ज़्यादा ही हो गया है तो कहेगा कि भाई कहाँ जाना है तेरे को? फिर आप बताओगे मेरी मीटिंग है, वहाँ पे जाना है। अरे वहाँ तो मैं जा रहा हूँ, चल तैयार हो, गाड़ी है मेरे पास, तेरे को साथ में लेंगे। अब आप क्या करोगे? तो कहने का मतलब फिर आप कुछ और बहाना लगाओगे, अरे नहीं तेरी भाभी को भी लेके जाना है और यहाँ पे मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊंगा और ये वगैरह। अरे तो कोई बात नहीं, भाभी को भी बोलो साथ में, आज तो एक मीटिंग हो जाएगी, साथ में घूम लेंगे फिर लेंगे, मैं तो पूरे दिन भर खाली हूँ, तेरी मीटिंग कितनी देर की होगी? 1 घंटे की। तो यहाँ पे अब क्या, ऐसे इंसान को से पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे बात यह है कि जब आपने उस व्यक्ति को इशारे में ये कहा कि तुम्हें निकल लेना चाहिए, तो यहाँ पर आप शब्द शक्ति का वो प्रयोग कर रहे हैं जो लक्षण से भी अलग है और शब्द से भी अलग है, तो उसे हम व्यंजना कहते हैं। अब व्यंजना आप याद रखिए व्यंग से, एक तरीके से। अब मान लो आप इस तरह की स्थिति को अगर पढ़ रहे हैं तो आपको वो व्यंग ही लगेगा। अब ये शब्द शक्ति होती है व्यंग कसना, आपने देखा होगा। कभी आपने कोई इस तरह की चीजें पढ़ी है, जैसे किसी ने लेख लिखा है और उस लेख में वो बहुत ज्यादा व्यंग लिख रहा है, कभी पढ़ते हैं आप व्यंग? आपके न्यूज़पेपर में आता है एडिटोरियल, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं व्यंग लिखा रहता है। तो कुछ लेखक ऐसे होते हैं जो आसपास में हो रही घटनाओं पर तंज कसते रहते हैं, तो उनके कहने का अलग अलग अंदाज होता है। जैसे मान लो कि कोई लेखक है, वर्णन कर रहा है कि जो हमारी श्रीमती जी हैं वो तो कभी मुस्कुराती नहीं है, घर में रुको तो उनका मुंह चढ़ा रहता है, ऐसा लगता है मानो उनकी मुस्कुराहट पर भी सरकार ने जीएसटी लगा दी हो। तो अब जो यहाँ पे कहा कि मानो कि सरकार ने जीएसटी लगा दी हो, तो ये तंज किस पे कसा जा रहा है? सरकार पे कसा जा रहा है, लेकिन उसको कहा किसके माध्यम से जा रहा है? किसी दूसरे के माध्यम से। तो जब ये शब्दों की इस प्रकार की जो शैली होती है उसी को हम कहते हैं व्यंजना शब्द शक्ति, यानी शब्दों की जो ये शक्ति होती है जिस पर व्यंग कसना इस तरह से, तो वो शब्द शक्ति में, व्यंजना शब्द शक्ति में आता है। तो 3 प्रकार की हमारी शब्द शक्ति होती है, जिसके अंदर अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। 3 आपको याद करनी है, आपकी परीक्षा में ऐसे ही आता है। कोई भी पंक्ति आपको देकर वो आपसे पूछ लेगा कि इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये आता है आपकी परीक्षा में, जब प्रश्न आते हैं इससे तो आपको याद करना है, इनमें कुछ भी नहीं है और ये टॉपिक आपका यहाँ पे समाप्त हो जाता है। अब हमारे एक छात्र बहुत देर से पूछ रहे हैं कि छंद की क्लास आज ही होगी या कल होगी। तो देखो आज अगर हम शुरू करेंगे तो आधी रह जाएगी, क्योंकि हमारी क्लास में ज़्यादा देर का टाइम नहीं बचा है, थोड़ा बहुत देर का ही टाइम रह गया है। ठीक है, तो शुरुआत में नहीं है। अब टॉपिक जो शुरू होगा, देखो मैं कराने के लिए करा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग एग्री हो तो, अगर आप लोग तैयार हो तो। अगर आप लोग तैयार हो तो आज ही मैं करा दूंगी, और अगर कल, क्योंकि अगर मैंने अभी शुरू किया तो कम से कम 1 घंटा प्रॉपर तरीके से चाहिए आपको छंद की शुरुआत के लिए, हम बीच में नहीं छोड़ सकते उसे। उसका जो बेसिक है छंद का बेसिक, हाँ 8 बजे तक बढ़िया है। तो चलो अब यहाँ पर एक चीज देखो, तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। और वैसे भी आपका जो ये पार्ट तीसरा है या ये रस छंद अलंकार वाला जो चल रहा है, ये हमारा अगले सप्ताह में खत्म हो जाएगा, यानी बैच नंबर 26 हमारा समाप्त हो जाएगा अगले सप्ताह में। बैच नंबर 28 जो बचा है उसकी अभी 20-25 क्लास और बची है वर्णमाला वाली, तो बैच नंबर 26 खत्म हो जाएगा। 26 है तुम लोगों का, वर्णमाला से शुरू हुआ है ना, तो जिनका वर्णमाला से शुरू हुआ है उनका बैच समाप्त हो जाएगा। ठीक है, अगले वीक में हो जाएगा। क्या रह गया? वो दो बुक, वही 2 बुक ना अगले सप्ताह में खत्म हो जाएगी, एक दिन की 1 बुक है। अरे ऐसा क्या करना है उसमें, जब है ही वो इतना, वो सारा चीज मुझे थोड़ी ना पढ़ना है, आपको पढ़ना है। उसमें जो सारी चीजें हैं वो आपको पढ़ना है, मैं तो सिर्फ आपको तरीका बताऊंगी और इंपॉर्टेंट उसमें क्या है ये बताऊंगी, उसमें ज्यादा कुछ नहीं। जो समझाने वाली चीजें वो समझाऊंगी, बाकी सारा लिखा हुआ है, उसमें लिखना कुछ नहीं होता, आपको बस समझना होता है। ठीक है, तो जो इकाई 7 और इकाई 8 है वो आपका इसी तरह से हो जाएगा। और देखो इकाई 7 और इकाई 8 से आने वाली आपकी परीक्षा में जो पॉइंट होते हैं, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, मतलब यूपीएसआई की 40 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है इसमें, तो ये मान के चलो कि कल छंद की क्लास होने तक आपका 35 अंकों का जो हिंदी में आता है सिलेबस वो समाप्त हो चुका है। अभी जो 5 अंक बचे हैं वो आपकी इकाई 7 और इकाई 8 के बचे हुए हैं। ठीक है, 5 से 6 या उससे कम ही। और कभी कभी अगर एग्जामिनर को ऐसा लगे तो जरूरी नहीं है कि एक भी आए, पर आजकल एग्जामिनर का दिमाग खराब हो गया है और क्वेश्चन तो बनाने नहीं होते, इसी से भर देता है ना। तो ये ऐसा पॉइंट है जो आएगा वो साहित्य से है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे बाद में। तो अभी अगर यहाँ पे कह रहे हैं मैम शब्दावली करवा दीजिए बैच नंबर 28 में, बच्चा चिंता मत करो, शब्दावली में आप सभी लोगों को करवाने वाली हूँ।
एक बार फिर से बोल दीजिए। क्या बोल दूं? आधा अधूरा लगते हैं, पता नहीं क्या बोल दे, क्या बोल देना, क्या बोल दूं दोबारा? हाँ, पता नहीं कौन सी चीज को पूछ रहे हैं कि एक बार दोबारा बोल दें। चलो देखो, अब ये बात को समझो, मैं आपको बता रही थी, आपके परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं तो वो आपके ज्यादा मतलब आपको ऐसा घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जो भी पढ़ा है ना, बैच नंबर 26 की बात कर रहे हैं, बैच नंबर 28 की नहीं, बैच नंबर 28 अभी उसमें बहुत सारी चीजें, मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें उसमें रह गई हैं, तो उसकी बैच नंबर 26 की बात करें, जिनका बैच यहाँ पे समाप्त हो रहा है उन छात्रों के लिए। तो आपका यहाँ पे बैच समाप्त हो जाता है, इसमें बस एक टॉपिक आपका रह गया छंद। तो मुझे सबसे पहले बताओ कि आप में से कितने छात्र ऐसे हैं जिनको छंद के बारे में, छंद का छ भी नहीं पता? लगभग सारे। और ऐसे कितने छात्र हैं जिनको छंद का छंद पता है? बस छंद पता है, ये सोठा रोला इस तरह के नाम सुने हैं, ठीक है। अभी इनकी पहचान कैसे करनी है ये नहीं पता है। तो डर कितनों को लगता है छंद से? तो जिन्होंने पहले हाथ उठाया उन्हें डर नहीं लगता होगा, क्योंकि उन्होंने जब प्रश्न करे ही नहीं, देखे नहीं है, तो डर कैसा? हमें डर दुनिया में नहीं लगता तो दो ही चीजों पर नहीं लगता है। एक तो हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, ठीक है, एक तो पहला कि हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, और दूसरा हमें डर तब नहीं लगता जब हम उससे ज्यादा ताकतवर हैं। तो अभी आपको डर इसलिए नहीं लग रहा छंद से, क्योंकि आप छंद के बारे में जानते ही नहीं हो। अब जो छंद के बारे में जानते हैं उनको डर लगता होगा कि हाँ ये कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, छंद की यहाँ 2 क्लास पढ़ने के बाद सबसे ज्यादा स्माइल आप छंद के नाम पर करने वाले हो। हमने जब संधि पढ़ी थी हमारी हिंदी में हमारी हिंदी में 2-3 चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बहुत ज्यादा परेशान करती हैं। जैसे सबसे ज्यादा डरावनी हो जाती है संधि, फिर डरावना हो जाता है छंद, फिर डरावना सा हो जाता है समास। समास बड़ी दिक्कत करता है। तो संधि और समास तो आप लोग कर चुके हो, और ये 3 टॉपिक ऐसे हैं कि मेरे पास पढ़ने के बाद छात्र कहते हैं ये वाली चीज तो हो जाएगी, इसमें कोई टेंशन नहीं है, बाकी और चीजों में टेंशन होती है। शब्दावली, शब्दावली सबको परेशान करती है। तो बहुत दिनों से मैं सुनती आ रही हूँ कि शब्दावली परेशान करती है, शब्दावली करा दो, शब्दावली करा दो। तो उसके लिए मैंने ऐसा सोचा है, मैंने इसीलिए अपने घर पे सेटअप लगवा रही हूँ। और मेरे मिश्रा जी ना, उन्होंने मुझे रुला दिया है, कहते हैं ना रुला दिया बिल्कुल। हमारे मिश्रा जी जो सेटअप लगाते हैं, तो उन्होंने सिस्टम बार बार 1.5 महीने से ऊपर हो गया। इस 1.5 महीने में तो शायद हमारी शब्दावली 2 बार खत्म हो जाती, लेकिन उन्होंने बार बार कह दिया आजकल आजकल आजकल। अब मैं पिछले 2 दिन से यहाँ क्लास खत्म होते ही मिश्रा जी के पास चली जाती हूँ कि अब बताइए कब लगेगा सेटअप, यहाँ से उठूंगी नहीं, आज आपकी दुकान बंद नहीं होने देनी है। तो फिर उन्होंने अब कहा है लैपटॉप तो उन्होंने मंगवा दिया, अब जो बाकी और कैमरा है जो कैप्चर करने के लिए होता है इस चीज़ को, वो सेटअप घर पे यहाँ से अलग लगेगा। ये वाली चीज़ नहीं है, वो टेबल वाला है, उसमें मेरी शक्ल नहीं दिखेगी, उसमें बस किताब दिखेगी आपको। तो वो सेटअप अलग है, तो उसी को लगवा रहे, देखते हैं आज या कल में लग जाए। क्या क्या बेटा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी शक्ल कई बार घातक हो जाती है छात्रों के लिए। नहीं, रौद्र रूप भी नहीं, जैसे कि मेरी बहन कहती है कई बातों में ऐसे जब आप बोलती हो तो आपके बोलने के अंदाज में ही मैं खो जाती हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता क्या कह दिया, फिर बाद में देखती हूँ अरे मैं कहाँ पे खो गई। तो ऐसा होता है कई बार जब हम पढ़ रहे होते हैं ना टीचर से। और जब एक ये होता है कि देखो हर एक टीचर आपके लिए एक आदर्श हो जाता है, और धीरे धीरे आपको अपने सब्जेक्ट के कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो पसंद आने लगते हैं। उनका हर अंदाज पसंद आता है, बोलने का अंदाज, उनका बात करने का ढंग, उनके कपड़े पहनने का ढंग, उनके चलने का, उनके वो कैसे स्माइल करते हैं, और फिर हम उस पर कॉपी करना शुरू कर देते हैं। कई बार करते हैं हम, ऐसे होता है छात्र। अगर छात्र टीचर की नकल ना करे तो फिर छात्र कैसा, ये तो मुझे पता है। हम जिस जमाने में हम जब थे छात्र तो हम भी ऐसे ही करते थे। और फिर कई सारे, अब जैसे ये दुष्ट छात्र हैं, इस तरह के हर बैच में एक दुष्ट छात्र मिल जाता है, क्योंकि हमने भी दुष्टता की थी। वो कहते हैं ना कि जो टीचर बनते हैं ना वो शायद बहुत शैतान स्टूडेंट होते हैं, जिनको भगवान ना कहता है कि चलो इनको टीचर बना दो, इनको पता चलेगा। पर मैं ये सोचती हूँ मैं इतनी शैतान नहीं थी, मैं अपने टीचर को कभी परेशान नहीं करती थी। क्यों? अच्छा टीचर बनोगे तो तुम अपने ऊपर बनोगे कि मैं तुम्हें टीचर बनाऊंगी? ये याद है भाई, एक बात ध्यान रख लेना, अगर मुझसे टीचर बनने वाले फॉर्म में आए ना तो फिर यहाँ जो रौद्र रूप देखना पड़ता है उससे डबल देखना पड़ेगा वहां पर, क्योंकि वहां फिर चीजें ना बदल जाएंगी। कंपटीशन नहीं फिर भाई, अगर मान लो कि मैं आपको टीचर बनाने लगूं तो मैं कोशिश तो यही करूंगी ना कि मुझसे बेहतर टीचर बने। आखिर आप टीचर बनोगे तो आपके तो गुरु ही होंगी ना। तो ये कंपटीशन वाली बात नहीं है। देखो हिंदी को लेकर मैं बता रही हूँ, मैं ये चाहती हूँ और मैं सोच रही हूँ कि मैं शुरू कर दूँ। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहाँ से करूँ और कैसे करूँ, वरना मैं एक बैच में मैं चाह रही हूँ कि टीचरों के लिए ही मैं बैच शुरू करूँ कि यहाँ पे जिनको टीचर बनना है, जिनको हिंदी टीचर नहीं बनना, जिनको हिंदी पढ़ानी है आगे भविष्य में उनको, तो फिर हिंदी जो आपकी ये 3 महीने की है वो हिंदी फिर 6 महीने में जाएगी, वो 6 महीने में चली जाएगी, और फिर हिंदी को आपको वो हिंदी का रूप देखने को मिलेगा। और मैं अगर अपने द्वारा मैं पढ़ाऊंगी तो मैं नहीं चाहती कि आप ऐसे ही रह जाओ, जैसे मैं बोलती रहती हूँ कि यूट्यूब पे बड़े बहुत ज्यादा टीचर अपने आप में से फिर बनेंगे नंबर 1 टीचर। और यूट्यूब पे आपकी पहचान देने के लिए मैं अपना प्लेटफॉर्म भी दूंगी, उसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना प्लेटफॉर्म दे सकती हूँ। आप चाहें तो मेरे प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएं, वो भी मैं दे सकती हूँ, क्योंकि मुझे हिंदी के लिए काम करना है। तो मैं सोच रही हूँ कि आगे आने वाले टाइम में मैं साहित्य पढ़ाऊँ और जो मेरे शिष्य हैं वो हिंदी पढ़ाएं, सामान्य हिंदी। तो हिंदी की जो सारी चीजें हैं फिर मिलकर मुहिम उठाएंगे, पूरे हिंदुस्तान क्या पूरे विश्व को हिंदी पढ़ाएंगे। और हिंदुस्तान के कोने कोने में निधि अकेडमी खोल देंगे, नहीं तो यानी भारत से बाहर भी एक पाकिस्तान में लगा देंगे। पाकिस्तान में भी है लगभग मेरे हर बैच में एक ना एक स्टूडेंट पाकिस्तान का होता है। पाकिस्तान और नेपाल, ये 2 देश के मतलब जितने हिंदुस्तान में मुझे चाहते हैं उतना ही इन दोनों देश में भी है लगभग काफी सारे कि हिंदी है, हिंदी को सीखना है। तो अच्छी बात है हमारे लिए कि हाँ हमारी हिंदी का विकास हो रहा है, वृद्धि हो रही है, तो हम सब लोग मिलकर बढ़ाएंगे हिंदी को आगे। ठीक है, हमारे ऑनलाइन के छात्र क्या कह रहे हैं मैम टीचर के लिए बता दीजिए, करो प्लीज। अच्छा ये बताइए हमारे ऑनलाइन की इस क्लास में कितने छात्र हैं ऐसे जो हमारे छात्र टीचिंग के लिए करना चाहते हैं? मुझे बताइए ऑनलाइन में छात्र, और कितने छात्र ऐसे हैं जो आगे भविष्य में टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैं उसी हिसाब से फिर आगे शुरू करूंगी। अभी मतलब दिसंबर तो नहीं, दिसंबर तो मेरा मतलब निजी कामों के लिए बहुत ज्यादा व्यस्त है ये समय। फिर हाँ जी, निजी काम बताए जाते हैं क्या? शादी है मेरी नहीं मेरी सिस्टर की, ठीक है, छोटी वाली सिस्टर की। इलाहाबाद जाना है तो वहां पे मेरा 4-5 दिन। हाँ नहीं, कार्ड वगैरह किस लिए दूं आप लोगों को? अरे तो मेरी शादी में आना ना। अब मैं अपनी मतलब सिस्टर की शादी में कैसे दे सकती हूँ? सिस्टर की जब मेरी शादी होगी तभी तो दूंगी ना मैं। तो जब मेरी शादी होगी तो मैं बता दूंगी, सबको इनवाइट कर लूंगी। ऑनलाइन वाले छात्र वो भी तो है ना छात्र, ये थोड़ी ना कि आप अकेले हो। हाँ नोएडा में ही करेंगे तो आपको बता दिया जाएगा प्लेस, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या बात है, चलो बिल्कुल जरूर जरूर। ऑनलाइन में
अच्छा, जो जो छात्र, देखो मैं आपको अब यहाँ पे सीरियस बात कर रही हूँ, जो छात्र सच में भविष्य में पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों छात्रों के लिए, तो आप ऑफिस में अपना नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखवा देना कि टीचिंग के लिए जब भी मैम शुरू करेंगी बैच तो बता दिया जाए, तो मैं उस समय आप लोगों को करूँगी। आपका सिलेक्शन आज हो गया है या नहीं हो गया है, या आपका सिलेक्शन हो भी जाए भविष्य में भी, तो भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप हिंदी पढ़ाने के लिए जा रहे हो तो आप जरूर लेना उस क्लास को जो मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जिन पॉइंटों पर एक मतभेद है उस मतभेद को हम खत्म कर दें। यानी आगे जब आप किसी भी स्कूल में जाके पढ़ाओ, कहीं पे भी, किसी कॉलेज में, किसी भी संस्था में जाके जब पढ़ाओ, तो वो मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस मतभेद के कारण जो नुकसान होता है वो हमारे छात्रों का होता है। ठीक है, तो इसलिए यही मेरी कोशिश रहेगी आगे। बात पता है क्या है, मैं इन दिनों बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, मेरी टीम नहीं है। लोगों को ऐसा लगता है कि टीम होगी, ये सारा काम होता है। ऐसे होता है कि जैसे एक काम मैं कर रही हूँ, अगर बीच में अचानक से कोई दूसरा काम आ जाता है तो मुझे वो काम छोड़ना पड़ता है, वो मेरा स्टॉप हो जाता है, फिर दूसरे काम को। अब जैसे मैं आप लोगों के लिए अभ्यास पुस्तक बना रही थी, अब एसएससी जीडी में इतने सारे छात्र आए कि मैम बता दो कैसे करना है। फिर मैंने उसका सिलेबस देखा, सिलेबस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे, तो मैंने पाया कि टॉपिक तो वही है, लेकिन उनका रूप जो है वो बदल के आ रहा है, फॉर्मेट चेंज किया हुआ है। तो फॉर्मेट चेंज करना, आप टीचर तो समझ लेता है कि ये तो वही चीज़ है, लेकिन छात्रों को एकदम से समझ में आना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मुझे वो सारा काम रोककर फिर एसएससी जीडी का फॉर्मेट तैयार करना पड़ा, और वही क्लास आप लोगों के लिए रही हूँ कि उसमें अब आप लोगों को बता दूं, ऑनलाइन वाले छात्रों को भी, बेशक आप एसएससी जीडी की जो मैंने क्रैश कोर्स क्लास दी है, कोई जरूरत नहीं क्लास लेने की। देखो मैं साफ बोलती हूँ, अगर मेरे को पैसा कमाना होता तो मैं आपको हुआ बना सकती थी, कहती ले ये करो वो करो और ये हो जाएगा वो जाएगा। नहीं, आपको मैंने पढ़ा रखा है। आपको बस क्या करना है, यूट्यूब पे मैं आप लोगों के कम से कम, मेरी कोशिश है कि 30 से 40 सेट पेपर में करवाऊँ प्रैक्टिस वाले, और वो मेरे पास पुराने जो है पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न आए उन्हीं का, वो 25 वाला ही करवा रही हूँ। 25 क्वेश्चन ही आएंगे आपकी परीक्षा में, 20 क्वेश्चन, लेकिन हम कर रहे हैं क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन पेपर से हमें पता चलेगा आगे के लिए आगामी। तो वही 25 का सेट में यूट्यूब पे करवा रही हूँ। तो एक वीडियो आ गई है, कल आई थी आपकी, अगर नहीं देखी आपने तो देखना। कोशिश मेरी यही रहेगी कि मैं उसमें समय ज्यादा नष्ट नहीं करूंगी, मतलब वेटिंग नहीं दूंगी। क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन पढ़ूंगी, क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर बताऊंगी कैसे सॉल्व करना है। मैं वहाँ पे जब भी मैं आप लोगों को ऐसे कराती हूँ या कोई क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कराती हूँ, तो मैं समय नहीं देना चाहती। कि समय देने का मतलब क्या है, वो तो एक क्या है, समय नष्ट करना होता है। जैसे आप में से बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जिनको एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैं जो आपको क्वेश्चन पेपर लेके आऊंगी वो केवल एक तरह का एक्सप्लेनेशन होगा। हाँ, उसके लिए मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप लोग अगर उसको मतलब अच्छी तरह से कर पाओ, प्रैक्टिस कर पाओ, तो मैंने सोचा है कि मैं ऐसा कर देती हूँ कि जो मेरा एप्लीकेशन है, जो टेस्ट पेपर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करवाने वाली हूँ, मान लो 7 बजे एक्सप्लेनेशन उसका आएगा, तो मैं आपको उसे मॉर्निंग में दे दूँ एप्लीकेशन पर, ऑनलाइन जैसा आता है उस तरह से। तो आप पहले से उसे कर लो, इससे अपना दिमाग लगा लो, और जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ होगा उसका आंसर क्या होगा ये आपको एक्सप्लेनेशन में पता चल जाएगा। तो ये भी मैं सोच रही हूँ कि इस तरह से करा देती हूँ, तो उससे आपके लिए भी आसानी रहेगी, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो जब तक अगर ऐसा आएगा तो मैं आप लोगों को अनाउंस कर दूंगी, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो तब तक आप यूट्यूब पे जाकर देख सकते हैं जो दिया हुआ है, और उसमें आप तैयारी कर सकते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जिनको एग्जाम देना है। अभी अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है मैम, टाइम क्या होगा यूट्यूब पर आपकी क्लास लेने का? बेटा टाइम होगा मेरा शाम को 7 बजे, और ये बात ध्यान रखिए, मेरा आप चाहे लाइव लें चाहे रिकॉर्डिंग वाली क्लास, मतलब लाइव होने के बाद जो रिकॉर्डिंग रूप में रह जाता है, दोनों एक जैसा ही है, क्योंकि मैं कमेंट तो लूंगी नहीं इसमें, सीधा डायरेक्ट आके पढ़ाऊंगी, पढ़ा के खत्म करूंगी। क्योंकि टारगेट ये है कि 20 क्वेश्चन है तो 20 मिनट बस। आप लोगों को इसको तैयार मतलब सॉल्व कितनी देर में करना है, आप लोगों को 7 मिनट में कर देना बस। 6 से 7 मिनट, 20 क्वेश्चन आएंगे आपकी परीक्षा में, उसमें आपको केवल 7 मिनट के अंदर अंदर पूरा हिंदी समाप्त करना है। ये समझ लीजिएगा, अगर इतना करोगे तो ही आप उसमें अच्छे नंबर ला सकते हो, क्योंकि 45 सेकंड मात्र आपको हर क्वेश्चन पे मिल रहा है, लगभग 45 के करीब मिल रहा है आपको। 60 मिनट है और 80 क्वेश्चन है, तो कितना समय मिल रहा है आपको? मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए आपको समय बचाना होगा, तो कहाँ से बचाओगे? 20 क्वेश्चन हिंदी के हैं तो 15 मिनट आपको मिल रही है 20 क्वेश्चन के लिए, तो वहाँ 15 मिनट में से आपको 6 या 7 मिनट के अंदर हिंदी का पूरा पेपर खत्म करना है। उसी तरह से आपको जीएस का पेपर खत्म करना है। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे हैं, आपको आंसर पता है तो तुरंत हाँ या ना, उसमें आपको समय नष्ट नहीं करना। 10-10 सेकंड आप कम से कम लेके चलिए कि 10-10 सेकंड के अंदर आपको क्या कर देना, तुरंत क्वेश्चन को पढ़ के। तो इतना अगर आपको टाइम लेके आना है तो आपको पता है आपकी स्पीड क्या होगी, आपको किस तरह से पढ़ना है और किस तरह से समझना है। तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मैम, साहित्य का बैच शुरू कीजिए ना। बिल्कुल करेंगे, थोड़े समय के बाद करने वाले हैं। अभी एमपीएसआई के लिए अभ्यास पुस्तक भी निकाल दीजिए, एमपीएसआई के लिए भी निकालते हैं, अभी थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे। अभी चला के देख लिया? हाँ, वो तो आपकी मिलती है ना ऑफिस से, हस्तलिखित वाली, वो आपकी मिलती है ऑफिस से, 6 टुकड़ों में मिलती है। नहीं, वो हो गया था, वो तो आ गया ना। यूपीएसआई वाली बात कर रहे हैं क्या? यूपीएसआई की एक बुक आ चुकी है। हाँ, जो आपको यहाँ क्लास में दिए गए वही। बाकी जो अगर आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास के लिए लेना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वाला, उस बुक का नाम होगा अभ्यास पुस्तक। और जब वो अभ्यास पुस्तक के नाम से आएगी ना तभी लेना उसको, नहीं तो तब तक लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। स्पष्ट बोल रही हूँ, आपको नोट्स दिए गए, यहाँ पे नोट्स को ही पढ़ो। और ये बात ध्यान रखो, जैसे बहुत सारे छात्र ऐसे बोलते हैं ना, कुछ एक दो छात्र ने भी कहा है कि इनके नोट्स में बहुत थोड़ा सा है, इन्होंने बहुत थोड़ा सा दिया हुआ है और बाकी पुस्तकों में बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। मैं आपसे कहती हूँ कि मेरा ये जो थोड़ा सा है ये 100% कर लिया। जिसने 100% कर लिया वो मुझसे बात करे कि मैम आपने तो इतना थोड़ा सा दे रखा है, तो मुझे बिल्कुल एक एक शब्द याद हो गया है, मुझे और पढ़ने को तो मैं बताऊंगी ना किताब मेरे पास है ना। अभी कितना आपको देना है कितना नहीं देना है, तो वही तो कह रही हूँ भाई। मैंने आप लोगों को मक्खन दिया है और आप लोगों को दूध चाहिए। मैंने काम कर दिया, आपको दूध जमा दिया, जमा के बिलो दिया, बिलो के मक्खन निकाल के आपको दे दिया। अब आपको दूध चाहिए ना जी, हमको तो वही दे दो। तो आप इतनी मेहनत करोगे, उससे मेहनत आपको मक्खन दे दिया, मक्खन खाओ और ताकत पाओ। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को करनी है। इस क्लास को कितनी बार देख सकते हैं बच्चा? देखो, एक बार आपका लाइव जाता है, लाइव क्लास आप देखते हैं। लाइव क्लास में अब मैं आपको बता देती हूँ, जब आपकी क्लास में डाउनलोड का ऑप्शन आ जाए, डाउनलोड वाला ऑप्शन आ जाए, तो उसके बाद आपको क्लास 3 बार देखने का मौका मिलता है। और जब तक किसी क्लास में डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा तब तक आप कितनी बार भी देख सकते हैं। समझ गए? तो ये इसमें रहती है। हालांकि मुझे लगता है कि शायद आपका डाउनलोड जल्दी आ जाता है, क्योंकि मांगते हैं ना स्टूडेंट। क्या कुछ बोलने वाले थे? डाउनलोड कर लो, अगर किसी वाईफाई में जाकर डाउनलोड कर लो। एप्लीकेशन को खुलने के लिए तो नेट चाहिए होगा ना। अगर आप ऐसे करेंगे तो अभी मेरे पास ये वाली चीज़ नहीं है। हालांकि मैंने अपनी टीम के लिए कहा है कि हाँ, कि ऐसा हो कि नेट ऑफ हो तब चल जाए, तो लेकिन नेट चाहिए एप्लीकेशन को ओपन करने के लिए, वो ऐसे नहीं चलेगी। पर जब आपने डाउनलोड कर लिया और डाउनलोड करी हुई वाली फाइल को जब आप चला के देखते हैं तो आपका नेट खर्च नहीं करती है उसमें। हाँ, तो उस समय ऐसे चला के देखना कि ऐसे चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी।
वो मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया, आप ट्राई करके देखना। ठीक है, समझ गए? तो आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम बंद करते हैं क्लास। उत्तराखंड सहायक अध्यापक के लिए किताब बता दीजिए बच्चे। उत्तराखंड सहायक अध्यापक के लिए कौन सी किताब आती है? मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, आप मार्केट में देखिए, इससे पता चल जाएगा। मतलब इनको पढ़ाई से संबंधित बातें नहीं पूछनी है, इनको पूछना है, इनको मतलब है मैडम की पर्सनल चीजों से। तो पर्सनल चीजों के बारे में मैं ऑनलाइन बात नहीं करती, तो एक काम करो, ऑनलाइन क्लास बंद कराओ, फिर जब आपको जो पूछना है मैं बता दूंगी। ठीक है, तो जाओ क्लास बंद करा के आओ। ऑनलाइन वाले छात्र, हमारी क्लास खत्म हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। ठीक है।